जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे। ये 7.2 बिल्कुल 7.1 की तरह की है, सिर्फ इसमें ये है कि स्पेस में अब हमने देखना है। उसमें हमने एक्स वाई प्लेन में देखा था, अब थर्ड डायमेंशन जेड भी इसमें एंटर हो गई है। तो इसमें वो है राइट हैंड रूल एक्सप्लेन कर रहा है। राइट हैंड रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ बस वो ये डायरेक्शन बताता है। ये असल में क्रॉस प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो मैं ज़रा फिर थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप अपने हाथ की उंगलियां रखें और इधर को लेकर आएं, उन्हें मोड़ें वाई एक्सिस की तरफ, और फिर जिस तरफ आपका थंब पॉइंट करेगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा। राइट हैंड के साथ ऐसे करना है। अगर आप लेफ्ट हैंड के साथ ये करेंगे तो थंब नीचे को पॉइंट करेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप अपना हाथ रखें और उसे मोड़ के उंगलियां आप ले जाएं वाई एक्सिस की तरफ, तो थंब आपका नीचे की तरफ होगा। तो लेकिन हमने राइट हैंड के साथ ये करना है। एक्स एक्सिस पे रख के इधर को जाएं तो ऊपर चले जाएं। तो आपको पता है इतना थोड़ा बहुत तो आपने ये कोऑर्डिनेट्स पढ़े ही होंगे कि थर्ड जेड एक्सिस जब ऐड हो जाए तो फिर तीन पॉइंट्स, तीन उसके थर्ड कोऑर्डिनेट भी ऐड हो जाता है, ए बी और सी। एक्स वाई प्लेन में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ए और बी। इसमें थर्ड भी चाहिए हमें। और आप देख सकते हैं इसमें कंसेप्ट ऑफ वेक्टर इन स्पेस। अब वहाँ हम क्या करते थे कि किसी भी पॉइंट तक पहुंचना था। ये मसलन पॉइंट है x1 y1। यहाँ से गए, इधर आए, और ये होगा कोई कह लें इसे वेक्टर r कह लें। तो आपको दो पॉइंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए x और y। लेकिन यही अगर z इसमें ऐड कर देंगे आप, तो इसमें z थोड़ा सा ना इस तरह ऐड करते हैं। तो एक थर्ड कोऑर्डिनेट भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और सॉरी एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जेड वाई प्लेन में नहीं है। ये यहाँ से आप नीचे ड्रा करें, यहाँ पर ड्रा करें। पिछली एक्सरसाइज में चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए मैंने किया भी था एक्सप्लेन। तो ये एक वेक्टर है जो कि इस तक पहुँच रहा है। तो अब अगर इसको मैं थोड़ा बेहतर कर दूं तो बेहतर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। इधर और इधर और यहाँ तक अगर आप करें तो ये देखेंगी, यहाँ से आपने ड्रा किया, यहाँ पर पॉइंट आएगा। यहाँ से आप यहाँ तक आ जाएं और यहाँ से आप यहाँ तक आ जाएं। चलें, अब ये हो गया। इसके पॉइंट्स आप देख लें कि इसको P1 कह लें, कोई भी इसको कह लें, X1 Y1 और ये Z1 हो गया। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये पोजीशन वेक्टर है। जैसे ये टू डिमेंशन में था, ये थ्री डिमेंशन में है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत थ्री डिमेंशन में काम करना आता है, बिल्कुल जैसे टू डिमेंशन में करते हैं वैसे ही थ्री डिमेंशन में करते हैं। और फॉर्चुनेटली पाइथागोरस थ्योरम
यहाँ भी होल्ड करता है। यानी कि अगर इसका मैं डिस्टेंस यहाँ से आपको पूछूं, इसको ओरिजिन कह दूं और ये वेक्टर आर का अगर पूछा जाए, यहाँ पर आर का कितना डिस्टेंस है, एक्स वन स्केयर प्लस वाई वन स्केयर, तो ये होल्ड करता है इसमें भी। बहुत ईजी है इसको शो करना थ्री डिमेंशन में भी, तो इजीली होल्ड करेगा एक्स वन प्लस वाई वन स्केयर प्लस जेड वन स्केयर। इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको बताया जाए कि ये और इसमें डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ओ पी जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स वन माइनस ज़ीरो स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस ज़ीरो स्क्वेयर। अगर कोई और पॉइंट इधर हो तो ज़ीरो ज़ीरो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ओ पी इधर थ्री डिमेंशन में क्या होगा, बिल्कुल ये इधर भी ये होल्ड करेगा। ये फॉर्चुनेट है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बाद ये फार्मूले बाद दफ़ा बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं इसमें थ्री डिमेंशन में, तो ये इधर भी होल्ड करेगा। तो ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, फिर आगे चलते हैं। और ये अब देखें, ये थ्री डिमेंशनल सॉफ्टवेयर है। जब इस पे मैं सिखाऊंगा, आप तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अब तो ये ख़त्म होने वाला चैप्टर। इसके बाद मैं ये सिखाना शुरू कर दूंगा आपको ये सॉफ्टवेयर, तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर आप प्लॉट करें, यहाँ पे तो ऐसे लगता है ना कि ये पॉइंट शायद ये वाई जी कोऑर्डिनेट में ही है। यहाँ पे पता चलता है कि नहीं भाई, ये देखें ये प्लेन है नीचे, ये उससे ऊपर है काफ़ी। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम ब्लू या ये वाली ले लें लाइन, तो यहाँ से देखें, ये देखें, ये इधर प्लॉट किया, ये इधर हुआ, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ प्लॉट करें, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पर प्लॉट करें। ये जो एंगल होगा ना, अब ये वो एंगल डिस्कस करने लगा है। ये जो एंगल होगा ना वो होगा अल्फ़ा, ये एंगल जो होगा वो होगा बीटा, जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। और यहाँ पर जो इसका प्रोजेक्शन होगा ना, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर भी होगा। तो ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा गैमा, अल्फा बीटा और गैमा, ये एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आप शो करना चाहें ना ट्राइंगल वो लगा के पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, तो इजीली शो हो जाएगा ये कि इसमें वो डिस्टेंस फार्मूला वगैरह होल्ड करता है। ये देखें, ये लाइन और ये लेंथ ये किसके इक्वल है, ये इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर, इसका एक्स वाई पे प्रोजेक्शन ये है। और यहाँ पर आप लगाएं वो सिस्टम, पाइथागोरस थ्योरम एक दफ़ा इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, तो ये फार्मूला साबित हो जाता है। क्योंकि आपकी बुक में ये वाला फार्मूला आपकी बुक में शायद नहीं ड्राइव किया हुआ, तो हम भी ये ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन बाद में मैं आपको ये शो करवा दूंगा कि ये इसी के इक्वल है। अच्छा, अब ये देखें, एडिशन इधर इनकी वो एडिशन वो उसी तरह जैसे दो की होती है, उस यानी कि प्लेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की होती है, उसी तरह एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों के साथ कंपोनेंट्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। Set of all ordered triples x, y, z of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called the set of vectors in RQ. For the vector u, x, y, z, x, y, z are called the components of u. The definition of vectors in R cube states that vector addition and scalar multiplication are to be carried out for vectors in space just as for vectors in plane. So we define R cube. The negative of vector बिल्कुल जो कुछ पीछे किया ना, बिल्कुल उसी तरह ये थ्री डिमेंशन में भी है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, सारे कंपोनेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो नेगेटिव वेक्टर आपके पास आ जाएगा। डिफरेंस आएगा, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें, तीनों कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जीरो
वेक्टर कौन सा होगा, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके जीरो होंगे। इक्वल क्या होंगे, वो दो वेक्टर्स जिनके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे। पोजीशन वेक्टर अभी नीचे एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये भी आपको बता दिया कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। इसकी मैग्नीट्यूड वही डिस्टेंस फार्मूला, वो डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ओरिजिन से, वही इसकी मैग्नीट्यूड होगी। और इसी से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करें तो वो होगा, ये होगा इसका यूनिट वेक्टर। ये ले, ये इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसकी मैग्नीट्यूड थी। मैग्नीट्यूड ये डिवाइडेड बाई x1 y1 z1 डिवाइडेड बाई ये इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। अब इस केस में आप देखें, कहाँ चलें जी, प्रॉपर्टीज एग्जांपल वन, उसमें अब वो कह रहा है कि ऐड करें इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स को, x को इसमें, y को इसमें, z को इसमें कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब मॉड ले लें इसका, इसका मॉड आएगा, अलग-अलग कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर लें तो इसके इक्वल आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज आपने देखनी है। वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको पिछली ही एक्सरसाइज में भी कहा था कि ये वही प्रॉपर्टीज हैं उसी तरह की जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की देखी थी। और वो आपने सोचा क्या फ़र्क है उसमें कम्प्लेक्स नंबर्स में और वो एक्स वाई प्लेन वाले वेक्टर्स में। पीछे एग्जांपल जो दी थी, ये अगर उसमें वेक्टर है एक और टू, वो शायद टू टू और फाइव थी, और 5j और 2 + 5 आयोटा, क्या फ़र्क है इनमें, ये सोचिएगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, तो मैं अब क्या आपको एसोसिएटिव और इनवर्स प्रॉपर्टीज बताऊं। इनवर्स प्रॉपर्टी ये होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होगी। कोई भी इनमें मुश्किल नहीं है, इसका प्रूफ भी आप खुद कर लेंगे। वो उसने वही कहा है, ये देख लेंगे। और वो की साबित भी वो वहीं से कर रहा है, 2 डिमेंशन वाली से कर रहा है, 3 डिमेंशन वाली से वो शायद कर भी नहीं रहा। तो ये तो और भी इजी है, 3 डिमेंशन वाली से भी कर रहा है कि नहीं, नहीं वो 2 डिमेंशन वाली से कर करके दिखाता जा रहा है आपको। वही एडिशन आगे पीछे उनको करके, तो वो एडिशन वाली साबित हो जाती है। अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स इन स्पेस, ये आई जे के जो हैं वो आपके सामने है। एज इन प्लेन सिमिलरली इंट्रोड्यूस 3 स्पेशल वेक्टर्स। अब इसमें आई जे के जो थर्ड वेक्टर है ना, अच्छा अब इसको अगर आर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स तो वो हमें पता है ये रिप्रेजेंट होगा, ये बात हो रही है 3 डिमेंशन के लिए। तो x1 कामा y1 कामा z1 ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, या इसको वही, अगर आपने आई नोटेशन, ये नोटेशन ये ज्यादा चलती है, इससे इससे ज्यादा ये वाली चलती है, ये इतनी ज्यादा नहीं चलती। जे प्लस के, ये के हो जाएगा, आर ये आ जाएगा। अब इस केस में आर मॉड जो है वो ऊपर बता ही दिया, वो बस ये आप याद रखें, आई जे और के। तो इसमें हाँ आई बताना है, आई जो है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर। और ये हो जाएगा, ठीक है जी, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और इनको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो इसे ऐसे 1 0 0 जे को लिखा जा सकता है 0 1 0, और के को हम लिखेंगे 0 0 1, इस तरह लिखेंगे। चलें,
डायरेक्शन एंगल्स ये ज़रा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और ये अब वही अल्फा बीटा और गामा ये एंगल देखें, यहाँ से भी बत्ती दिमाग की बज रही है कि ये कैसे एंगल बना रहा है, ये कैसे एंगल बना रहा है अल्फा बीटा और गामा। अल्फा वो डायरेक्ट वो हवा में थ्री डिमेंशन में वो कह रहा है कि ये एंगल है, यहाँ वो कह रहा है ये एंगल है, यहाँ वो कह रहा है ये एंगल है। ठीक है, उससे बेहतर ये जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा समझ आती है कि इसका प्रोजेक्शन इस पे ड्रा करें, इसका इस पे प्रोजेक्शन ड्रा करें, फिर इसको एंगल गामा लें, इसका प्रोजेक्शन नीचे ड्रा करके यहाँ प्रोजेक्शन लें, वो एंगल है अल्फा बीटा और गामा है। और ये इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर इतना है, इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर इतना है, इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस के ऊपर इतना है। तो ये डिवाइडेड बाई ये इसकी जितनी लेंथ आई है वो डिवाइडेड बाई ये टोटल वेक्टर की लेंथ वो आएगा काज अल्फा के इक्वल आएगा। ये आप देख लें यहाँ से। अब ये उसने पोजीशन वेक्टर लिखा एक्स वाई जे की फॉर्म में लिख दिया, बी ये नॉन जीरो वेक्टर। मैं उसको नीचे ना ले आऊँ, यहाँ पर ले आता हूँ, कॉपी, ये देखें ना, सारा कुछ मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा ये प्रोजेक्शन तो ये रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये मिटा दें, ये मिटा दें, ये मिटा दें, अल्फा बीटा गामा, हाँ ये लाइनें रहने दें। अच्छा अब दोबारा देखें, बल्कि ये भी मिटा ही दो। ये एंगल वो कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, वो क्या है आपको इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन टू डिमेंशन से सीखे ना, टू डिमेंशन में क्या होता है, ये है इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, ये डिवाइडेड बाई ये लेंथ एक्स डिवाइडेड बाई आर कितना होता है काज, ये जो भी है काज अल्फा किसके इक्वल है एक्स ओवर आर के। अच्छा अब ये एंगल अगर बीटा हो, जो कि मैंने आपको इधर बताया था, जो प्रोजेक्शन थी मैंने कहा था ये बीटा है और ये अल्फा है, तो काज बीटा कितना होगा, इधर से देखें आप, काज बीटा होगा, यहाँ मैं आपको इस इधर दोबारा प्लॉट कर दूं, ये अगर अल्फा है तो ये क्या होगा, सॉरी बीटा होगा, हाँ ये अगर अल्फा है तो ये क्या होगा बीटा होगा, ये ऐसे बीटा होगा ना। और ये यहाँ पर बनेगी, ये इसकी लेंथ आर है और ये वाई है। अब काज बीटा क्या है, काज बीटा वाई वाई ये है ना असल में, ये है वाई, उधर वाई गलत लिख दिया, वो एक्स है, ये एक्स के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, ये है वाई, यहाँ से यहाँ तक ये वाई है। तो वाई ओवर कितना हो गया आर। अब देखें, अब आप इसको एक्सटेंड करें, इसमें एक तरीका इसका प्रोजेक्शन हमने फाइंड आउट करना है इसके ऊपर, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर और इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर। तो इसका जो प्रोजेक्शन ये होगा ना, काज अल्फा किसके इक्वल होगा, काज अल्फा इज इक्वल टू ये जो प्रोजेक्शन है एक्स ओवर एक्स के इक्वल है डिवाइडेड बाई आर मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये आर की मैग्नीट्यूड होगी। इसे मैग्नीट्यूड कर लें, तो मैग्नीट्यूड अभी वो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे तो इसलिए इसको हटा दें। तो ये अब इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ये ड्रा कर लें, यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा
और फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये हो जाएगा अल्फा एक्स वाई प्लेन के साथ और ये हो जाएगा बीटा। बिल्कुल जैसे ये ड्रा किया ये दोनों वही आएंगे और बिल्कुल इसी तरह अगर इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा किया जाए इस तरह और ये एंगल कितना है गैमा और ये क्या है जी डिवाइडेड बाई ये आर क्या हो जाएगा cos गैमा इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई आर ये मैग्नीट्यूड है आर का आर ये ले ये साबित हो गया यहाँ से ये वो कह रहा है यहाँ पर ये सारी की सारी बहस उसने ये की है पढ़ लीजिएगा इसको क्या वो कह रहा है यहाँ पर ठीक है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा ये सारे का सारा आपको एक्सप्लेन हो गया ठीक है जी कैसे अल्फा बीटा गैमा ये देखें कितनी अजीब सी पिक्चर है इसकी पिक्चर भी अब क्या करोड़ों स्टूडेंट्स ने पढ़ना है ये लाखों हर साल पढ़ते हैं करोड़ों स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और पिक्चर देखें इनकी कैसे अब इतने इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर आ गए हैं अभी तक ये 1902 में बैठे हुए हैं चलें खैर अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं कोई मुश्किल नहीं है तेजी से गुजरेंगे हम ए बी अब सिर्फ थर्ड डिमेंशन आ गई है उसमें कुछ भी नहीं है ये आता है आपको यू आर मोर देन गुड इनफ टू सॉल्व दीज ये भी देख लें आप जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं लेट यू इसके इक्वल है फाइंड इंडिकेटेड वेक्टर नंबर ये भी आपको आता है सब आता है आपको ठीक है इधर पॉज कर लें और आगे चलते हैं मतलब कुछ देखना है आपने तो पॉज करके ये अभी एक्सप्लेन किया ये अभी अभी एक्सप्लेन करके आया हूँ मैं आखिर में यही चीज़ एक्सप्लेन की थी ये भी देख लें आप डायरेक्शन को साइंस हाँ बस ये याद रखें कि इनको ये काज अल्फा काज बीटा काज गैमा को डायरेक्शन को साइंस कहते हैं फाइंड अल्फा सो दैट ये मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है इसका लगाएं इसके ऊपर वो pythagoras थ्योरम थ्री डिमेंशन में इसको ना वो जो ऊपर एक्सप्लेन किया है ना आपको आप ये कह सकते हैं थ्री डिमेंशनल pythagoras थ्योरम ये थ्री डिमेंशनल pythagoras थ्योरम वहाँ से वो आ जाता है हमारे पास उसका डिस्टेंस वगैरह चलें तो थ्री डिमेंशनल pythagoras थ्योरम लगाएं उस पर pythagoras थ्योरम लगाएं वहाँ से उसने 9 के इक्वल आना एक्सपैंड 3 के इक्वल आना एक्सपैंड करें अल्फा आपके पास ये आ जाएगा फाइंड यूनिट वेक्टर इंटरेक्शन ऑफ ये इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें इस पे डिवाइड कर दें मिल जाएगा ए ये है क्वेश्चन क्या है इसमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं ठीक है वो कर लिए यहाँ पे फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू है ए पैरेलल इसके है ना तो इसके पैरेलल होने का मतलब इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करें तो वो हमें डायरेक्शन दे देगा और मैग्नीट्यूड जो वेक्टर हमने रिक्वायर्ड है 4 है 4 मल्टीप्लाइड बाई इसका यूनिट वेक्टर वो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इसका यूनिट वेक्टर वो यहाँ पर किया है वो आप ये सामने आपके सोल्यूशन ठीक है जी ये आपके सामने सोल्यूशन चलें if u is equal to this one and v is equal to this one and w is equal to this one ये w में z डाला हुआ है represent the sides of a triangle find the value of z ये लें ये u v और w u v w ऐसे ट्राइंगल की साइड्स हैं और u प्लस v प्लस माइनस w इज इक्वल टू दिस यहाँ से w की अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है रख दें इनको इसमें ये भी ज़ीरो हो गया ये भी ज़ीरो हो गया और सिर्फ z हमारे पास बचा अगर आप कोई गलती करेंगे ना इसमें डायरेक्शन में तो ये आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो के इक्वल ही नहीं आएंगे क्योंकि इसमें z ही एक वो कोऑर्डिनेट वो बता रहा है कि वो ट्राइंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब है दो सम होके तीसरे के इक्वल होंगे दो को ऐड करेंगे तो वो तीसरे के इक्वल होंगे तो वो तीसरा कौन सा है वो तीसरा ये वाला है W है V है या U है तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा अगर दो को ऐड करके तीसरे के बराबर आ रहे हैं तो ये 2 को इसमें ऐड किया तो W के इक्वल आया अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे 0 के इक्वल आ जाएगा जब कि ये 2 है तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं यार ये दो ऐड होके इसके इक्वल नहीं आ रहे तीनों तीनों कंपोनेंट सेटिस्फाई होने चाहिए तो वहाँ से फिर ये पता चला कि अच्छा इन दो को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा तो z 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 3
ये Z3 के इक्वल आ गया। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A B C D आर दिस वन एंड रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आप ये पोजीशन वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, आप ए बी और सी डी फाइंड आउट करें। ए बी किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के। अच्छा ये इनके पोजीशन वेक्टर हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी इनके इक्वल है, ये जो दिए हुए हैं ये ओ बी ओ डी के, ए बी इसके, सी डी इसके। इनको देखें कि ये एक दूसरे को कोई मल्टीप्लाई करें किसी एक कांस्टेंट से तो दूसरा आता है, तो ये हमें ये मिल जाते हैं। We say that the two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c such that w is equal to cw. The vectors points in the same direction if c is greater than 0 and the vector point in the opposite direction of c is smaller than 0. Find two vectors of length 2 parallel to the vector। इसके अब ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लें। दो वेक्टर्स हैं v और w, और वो इस तरह है कि एक स्केलर उनको डिफाइन करता है, उनमें कॉमन बॉन्ड है, यानी कि वो पैरेलल है एक दूसरे के। वेक्टर पॉइंट्स इन सेम, वो सेम डायरेक्शन है, यानी कि c इज ग्रेटर देन 0 है, और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे इफ c इज स्मॉलर देन 0। फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर। दो वेक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनकी लेंथ 2 हो और वो इसके पैरेलल हो। इसके पैरेलल का मतलब इसका यूनिट वेक्टर लें और 2 से मल्टीप्लाई करें, एक मिल जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा मिल जाएगा, तभी लेंथ 2 है ना। 2 और -2 और किसकी होगी लेंथ 2, ये देखें 2 और -2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप v आया, v और इसके इक्वल है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, फाइंड ए कांस्टेंट ए सो दैट ये एंड ये आर पैरेलल। अच्छा ठीक है, इनको देखें आपस में रख के देख लें इनको। इनके कंपोनेंट्स जब ये पैरेलल होंगे ना तो सेम रेशो में होंगे, ये ट्रिक है यहाँ पर। पैरेलल आपको पता है कब होते हैं वेक्टर्स, वो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, वो ऊपर उसने बताया। तो इसका मतलब है कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं ना, यानी कि v ओवर w इज इक्वल टू सी, ये वैसे तो मॉड इनका लेना पड़ेगा जब इस तरह डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से बस ठीक है, पता चल रहा है कि ये क्या है, पैरेलल तब होंगे जब कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। तो इसका मतलब है कि तमाम कंपोनेंट्स की इनकी रेशो सेम होगी, वो यहाँ पर रेशो फाइंड की, वहाँ से ए मिल गया हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जी, फाइंड ए वेक्टर ऑफ लेंथ इन अपोजिट दैट ऑफ। अच्छा, और लेंथ उसकी 5 है, -5 मल्टीप्लाइड बाई इसका यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें और उससे मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके सामने सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। फिर वो रेशो इनकी ले लें, तो ये वो बराबर होनी चाहिए रेशो। ये है इसका सोल्यूशन यहाँ पे। ठीक है जी, डी हो गया। फाइंड डायरेक्शन को साइंस अभी बताया, अभी आखिरी में यही करवाया आपको। डायरेक्शन को साइंस इनके इक्वल है, ये डायरेक्शन को साइन आ गया आपके पास। उसकी असल में मैग्नीट्यूड ले ली ना हमने, तो मैग्नीट्यूड 3/14 एक डायरेक्शन को साइन, ये और ये, इसकी भी डायरेक्शन को साइन लेनी इंतहाई आसान है, आपके सामने है। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन को साइन आपके सामने आ गई है। अब वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डायरेक्शन को साइन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। ये आपको पता है कि डायरेक्शन को साइन ये फार्मूला होल्ड करता है उन पे, ये है, जाके देख लें, साबित भी किया है इसको। और नहीं साबित वो कहाँ से होता है, यूनिट वेक्टर में आ जाते हैं ना, तो ये डायरेक्शन को साइन इनका स्केल करें तो 1 आता है, साबित किया है। अभी पीछे चल के देखते हैं अभी। डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, काज अल्फा काज बीटा काज गैमा को डायरेक्शन को साइंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा वो यूनिट वेक्टर के निकाल रहा है ना, एक उसने ये यूनिट वेक्टर निकाला है और उसके डायरेक्शन को साइंस फिर वहां से फाइंड आउट कर रहा है, तो वो 1 के ही इक्वल होंगे ना, डायरेक्शन को साइंस ऑफ ओ पी, फिर वो 1 के इक्वल होंगे, इस तरह ये आते हैं।
ये देखें इसके साथ जो डायरेक्शन थी cos अल्फा किसके इक्वल है, आपने जो फाइंड आउट किया एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर की मैग्नीट्यूड। अब अगर आपको याद हो तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस आई प्लस वाई डिवाइडेड बाई आर जे प्लस जेड डिवाइडेड बाई के। तो उनमें से ये इस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें एक यूनिट वेक्टर है, अभी इधर साबित हो जाएगा। कहाँ करें इसको साबित, जगह है कि हमारे पास, जगह नहीं है। अच्छा बना लेते हैं, नीचे जिधर एक्स वो क्वेश्चन है उसके नीचे होगी जाके, ये है जगह, यहाँ पे साबित कर देते हैं नीचे का। ये देखिए ये तो साबित कर दिया ना हमने कि cos अल्फा किसके इक्वल है, एक्स ओवर, इसको इससे करें, ये हमने साबित कर दिया है कि cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर मॉड। अच्छा जी ठीक है जी। अब जब आप यूनिट वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर है v, उस v का यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले तो उसको रिप्रेजेंट कर लेना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका यूनिट वेक्टर लेने के लिए मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी वाई प्लस जेड, और ये आएगा। और इसमें अब आप इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, अब आप इनको अलग-अलग करें, ये एक्स ओवर, अच्छा इसको आर कर लेना क्योंकि आर की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे आर कर लेना, आर कह लें इसको, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा एक्स आर आई मॉड प्लस वाई ओवर आर मॉड जे प्लस जेड ओवर आर मॉड के, ये तीन हो गए। अच्छा ये क्या आया, यू आ गया यूनिट वेक्टर, और ये किसके इक्वल है, cos अल्फा आई, ये किसके इक्वल है, cos बीटा जे, ये किसके इक्वल है, cos गैमा के। अब इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे, वो वन के इक्वल होगी ना, बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड वन के इक्वल होती है। तो ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसकी स्क्वायर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू वन। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वो वन ही रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये साबित हो गया। चलें यहाँ से अब वो कह रहा है कि ये साबित करें कि ये जो एंगल दिए हुए हैं वो एक सिंगल वेक्टर के ये कोसाइन एंगल है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो वो तभी होंगे जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पकड़ के यहाँ पर वैल्यूज रखी सॉल्व किया वो वन के इक्वल नहीं आया, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है।
इधर रखा, इसमें पुट किया 30 इसको किया, सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में नहीं है 30, 45, 60 भी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। 45, 60, 60 अगर रखे तो वो 1 के इक्वल आ गए और ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और चले मुबारक हो, आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। अब अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।